हेलो। चलिए कोई बात नहीं। हम यहां से शुरू करते हैं, लिख के बता रहे थे ना। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको जीरो लेवल से बताता हूँ। यहां से हम वीडियो बाकी की काट देंगे, हमारे हाथ में पावर है। ठीक है। चलो। पहले एक एक चीज देखेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो एल टी जी आई सी और जी डी सी की बैच हम लोग मेंस की पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन इससे पहले कल एल टी का परिणाम जारी हो गया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष त्रिपाठी। ठीक है। कोई बात नहीं। चलिए, अब तो आवाज आ गई। चलिए, एक काम ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक। और जिससे लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। ठीक है। अब आइए, हम सबसे पहले बता रहे थे आपको कि एलटी वाला देख ही लिए थे। कि मैं बता देता हूँ, सुनो, लाओ मैं बता देता हूँ सार सार। तो मैं ये कह रहा था, एलटी वाला ये जो रिजल्ट आया है। ठीक है। इसमें रिजल्ट कल जारी हुआ है। और इसमें कुल ये 6/12/2025 को एग्जाम हुआ था। 1,29,511 लोग इस परीक्षा में पंजीकृत हुए थे। और जो सम्मिलित हुए थे, उनकी संख्या थी 82,007 लोग। ठीक। और जो परीक्षा को पास कर पाए हैं, उनकी संख्या है 81,162। अच्छा, जो 81,162 लोग जुड़े हैं, उनमें क्या है कि इनमें से लगभग 99.9.95। ठीक। 9.95 इस ये जो प्रतिशत आया है, तो 15% पास करना था। 9.95% लगभग रिजल्ट है ये। 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। कतिपय श्रेणियों में, कुछ श्रेणियों में उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। ठीक है। और कल रात में घोषित हुआ है ये रिजल्ट। और इसमें क्या है कि आपके बारे में जिन लोगों ने पास हुए हैं, जो लोग, उनका क्या है कि अलग से सूचनाएं आएगी। मैं आपको सूचना दूंगा कब फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। उसके लिए मैं हूं, उसकी आप चिंता ना करें। ठीक है। और तो आप लोग तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो जुट जाएं। और अभी से, चूंकि मैं चाहता हूं कि समय ज्यादा बचा नहीं है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो आप लोग ऐसा करिए कि जल्द से जल्द जुड़ जाइए और मेंस की तैयारी को शुरू करिए। हम लोग सीरियस होके, गंभीर होके चीजों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और मेंस की तैयारी को कर रहे हैं। हमने पहले क्लासों में आपको बताया कि कैसे प्रश्न को लिखना शुरू करना है, कैसे चीजों को व्यवस्थित करनी है। लेकिन उस रिजल्ट के आने के बाद कुछ चर्चाएं और कर लेते हैं। ठीक है। जिस आवाज नहीं आ रही थी, तो जिसके कारण मैं इस क्लास को फिर से चीजों को बता दे रहा हूं, बेसिक। और हाँ, एक बात ये पहली, कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मुख्य परीक्षा, ये बैच पर आपको हिंदी मुख्य परीक्षा के नाम से एक ऐप पे, नीचे ऐप का लिंक दिया है, मुख्य परीक्षा, इसके नाम से
2499 में बैच आपको मिल रही है, और ये शिवरात्रि तक ऑफर है, ठीक है, शिवरात्रि तक। उसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फीस हमें लगता है नहीं कि इससे सस्ता कोई पढ़ा रहा होगा। और एक बात, जो लोग पास नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनको निराश नहीं होना है, क्योंकि इस साल वैकेंसी की भरमार है। इसमें तो फिर मेहनत है कि प्री निकालो, मेंस निकालो, टीजीटी पीजीटी पड़ी है, नई टीजीटी पीजीटी आ रही है, उसके बाद जीआईसी आगे है। तो आपको इस साल निराश नहीं होना है और मेहनत करते रहना है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, है ना। तो आपको निराश नहीं होना है, बस जग में रहकर कुछ नाम करो, या अर्थ या जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको फिर व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो निराश नहीं होना है जीवन में बस। क्यों? क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो मैंने रटी हुई है। क्यों? क्योंकि बिना किए प्रयास ना मिलेगा कभी कुछ, और बिना तपाए स्वयं को ना मिल सकता है सुख। बिना पिसे मेहंदी कभी लाल नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो देवता भी एक दिन आपके सामने नतमस्तक होंगे, इसको तो मुझे देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो हिंदी मुख्य परीक्षक 2499 में शिवरात्रि तक बैच उपलब्ध है। ऐप पे जाएंगे और वहां जो है पेड बैच है, उस पेड बैच में आप ले लें, या फिर वहां हिंदी टैब मिलेगा आपको, दोनों जगह उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। हिंदी टैब करके होगा सबसे ऊपर, उसके बगल अंग्रेजी जीएस ऐसे। तो आपको दूसरा बात, जो जीआईसी जीआईसी जीडीसी और हायर की तैयारी कर रहे हैं और जीएस की तैयारी कर रहे हैं पहले प्रश्न पत्र की, जिसके कारण लोग बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका मजबूत ही रहता है। सब्जेक्ट नहीं मजबूत रहता? मजबूत रहता है। तो ये अभी तो ये बैच शाम को 7 बजे चल रही है, ये वाली तो 3 PM पे रहेगी, ठीक है। इसका टाइम क्या रहेगा? 3 PM। और ये हमारा बुक का टाइम लगा था, लेकिन सर ने ले लिया, मेरे गुरुदेव हैं। तो मैं कभी सर कोई अगर अपनी टाइम हम ले रहे थे, बोले उन्होंने कहा कि अब मैं शाम को पढ़ाऊंगा। हमने कहा कब पढ़ाना चाहते हैं सर? बोले हमको 7-8 का दे दो। हमने कहा सर आप आपके लिए पूछ रहे हैं क्या भाई? अपने गुरु का हम पूछ रहे हैं क्या? उनको जो आदेश हो उन्होंने 7 कहा, हमने 7 दे दिया। अब मैं अपने, और चूंकि 4 से 6 और 7 के बीच में कल से इंग्लिश, हाँ एक बात यही बता रहा था जब, कि हिंदी शोभा अकादमी अब और विषयों की भी शोभा बढ़ाने जा रही है, ठीक है। तो अब इंग्लिश, संस्कृत ऐसे विषयों की भी बहुत शोभा जल्द बढ़ाएगी। तो इसीलिए शोभा अकादमी अब इंग्लिश कल से आपका 4 बजे से शुरू हो रहा है। तो वो 4 से और 7 के बीच में क्लासें रहेंगी, जिसमें जीएस एलटी मेंस और एलटी जीआईसी प्री की बैच रहेगी। टीजीटी पीजीटी भी लोग पढ़ना चाहेंगे तो वो भी रहेगी, ठीक। तो जो लोग जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। तो ये बैच सर की रहेगी। तो अब यही मैं कह रहा था कि हिंदी शोभा अकादमी का नाम बदलने जा रहा है, और इसका नाम शोभा अकादमी कर देंगे, जिसकी सबकी शोभा बढ़ाए, केवल हिंदी की नहीं। अगर आप लोगों को भी कोई उचित नाम सजेस्ट हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में, या मुझे व्हाट्सएप नंबर देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये किधर किसी तरफ स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा इस तरफ दिख रहा है या इस तरफ, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ है ना। तो वहां आप अपना सलाह अगर चैनल के नाम से संबंधित कुछ देना चाहें दे सकते हैं। फिलहाल अभी शोभा अकादमी नाम हम रख रहे हैं, क्योंकि ये सबकी शोभा बढ़ाएगा, केवल हिंदी की नहीं। तो सर, और इसके बाद संस्कृत और भी विषय आएंगे। बहुत योग्य हैं सर। मैं बहुत इच्छा नहीं था, मेरी इच्छा थी केवल हिंदी पढ़ने पढ़ाने की, लेकिन एसएन विश्वास सर, अरे बाप रे, बेंगलुरु, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में पढ़ा चुके हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ा चुके हैं, 7-8 इंटरनेशनल लैंग्वेज जानते हैं। मैंने कहा ऐसे लोग अगर मेरे चैनल पे आए तो मेरा चैनल सौभाग्य है। और इंग्लिश बड़ी मुश्किल है इलाहाबाद में, प्रयागराज में और अपने यूपी में अच्छे टीचर का मिलना। तो मैंने कहा ऐसे टीचर का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने कहा कि आइए सर आप भी। तो इसलिए वो 4 से 7 का स्लॉट उनका है सर का।
और 7 से 8 का जीएस पढ़ेंगे। तो जो लोग जीआईसी का हायर जीआईसी का और जीडीसी हायर के लिए जीएस पढ़ना चाहते हैं, मेंस तो मेरे साथ रहेगा ही, वो लोग जुड़ सकते हैं। एक बात यह है कि इसका भी शिवरात्रि तक 999 रुपये रहेगा। मैं इसको आज बैच में अपडेट करवा दूंगा, अभी वहां 1499 दिख रहा होगा, लेकिन ये शिवरात्रि तक रहेगा। शिवरात्रि के बाद 1499 हो जाएगा। ये भी बैच बढ़ के 2999 पे चली जाएगी। ठीक, ये 999 पे चला, 999 से 1499 चला जाएगा। और इंग्लिश वाली कल 4 बजे से रहेगी। और एक बात, अब उन लोगों के लिए जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, देखिए एक हम लक्ष्य बैच लेके आ रहे हैं सोमवार से, जो केवल टारगेट होगा सभी पाठ्यक्रम के अनुसार, भाषा विज्ञान होगा, टीजीटी, ये बैच किसके लिए होगी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्री। ठीक, और इसी में यूजीसी नेट, यूजीसी नेट और हायर जीडीसी वालों का जो साहित्य का पोर्शन रहेगा वो रहेगा। ठीक है, हायर और जीडीसी, ये इतने लोगों के लिए हिंदी साहित्य का और भाषा विज्ञान का सारा कुछ इसमें रहेगा। क्या क्या, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य, नोट्स बनवाए जाएंगे यहीं पे। ठीक है, और हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दोनों रहेगा। यानी गद्य पद्य का मतलब उपन्यास, नाटक, कहानी, और इधर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सब रहेगा। इसके अलावा काव्य शास्त्र। ठीक, क्या रहेगा, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का समय क्या, काव्य शास्त्र रहेगा। काव्य शास्त्र में भारतीय और पाश्चात्य दोनों रहेगा, भारतीय और पाश्चात्य। एक बात याद रखिएगा, नोट्स उतने बनवाएंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। फालतू हम आपको कुछ समझाएंगे नहीं ज्यादा। क्यों, केवल नोट्स, केवल नोट्स, केवल नोट्स, और चीजों को समझाते चलेंगे। लेकिन जो हम लोग ब्रॉड लेवल पे एक आपका निर्माण करते वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैच कैसी है, टारगेट बैच है परीक्षा के देश से। ठीक है, ये परीक्षा के देश से टारगेट बैच रहेगी, केवल नोट्स लिखवाया जाएगा, आपको बैच लेनी है। अच्छा, ये काव्य शास्त्र हो गया। उसके बाद क्या बचा, व्याकरण रहेगा, और एक रहेगा 5वें नंबर पे संस्कृत। और संस्कृत में साहित्य और व्याकरण दोनों रहेगा, साहित्य और व्याकरण। ठीक है, ये कंप्लीट कोर्स हम टारगेट बैच लेके आ रहे हैं आपके लिए। और ये फीस शिवरात्रि तक, ये भी इसकी भी 2499 मात्र रहेगी। ठीक है, शिवरात्रि तक। ये बैच प्रारंभ होगी सोमवार से। इसका समय आप ना टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सब ज्वाइन कर लीजिए। इसका समय और प्रारूप हम चैनल पे अपलोड करेंगे, कब क्या कौन सा रहेगा। बुक हम 7 से रिड्यूस शेड्यूल कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके अलावा हजारी प्रसाद दुबे, उनका सॉरी नगेंद्र का इतिहास, बच्चन का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास, जिन जिनको पढ़ना है वो ऐप पे बुक लेक्चर उपलब्ध है, उसको खरीद लें, उनको एक्सेस मिलता रहेगा। ठीक है, तो सोमवार से ये कक्षाएं चलेंगी। ठीक, हाँ एक बात और, मेरी सारी कक्षाएं सोम से और शुक्र तक ही रहेंगी। ठीक है, सोम से शुक्र तक सारी कक्षाएं रहेंगी। सैटरडे संडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत पढ़ना लिखना है, मेरे पास बहुत काम है। तो इसको मैं सोमवार से शुक्रवार के बीच में केवल सारी कक्षाएं। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई विशेष अगर संडे वगैरह को प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। और इतना याद रखिएगा कि एग्जाम तक इस तरह से पढ़ना है, टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, और हम चीजों को बताते रहेंगे किस तरह से चलना है। तो ये तैयारियां हैं। ठीक है, हम लक्ष्य बैच आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम लेकर आएंगे सोमवार से। और हिंदी जो मुख्य परीक्षा है इसका 2499 में 3 PM से अभी बैच चल रही है, और ये आप लेना चाहे ले जाएं, ले लें। और जीआईसी जीडीसी हायर का अगर जीएस के क्लास अगर आप लेना चाहते हैं, किसकी, जीएस की,
तो भी आप ले सकते हैं 999 में। अभी आज इसको अपडेट करवा देते हैं। ठीक, तो इतनी आपके लिए सूचना थी। चलिए, अब आज हम लोग कल एक प्रश्न पढ़े थे हिंदी साहित्य के। कल का प्रश्न क्या, कल एक बात और, जिन्होंने कल का प्रश्न नहीं लिया हो, मैं अगर जो लोग ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए एक फायदा ये रहेगा, मैं तुरंत उपलब्ध करवा दूंगा। एक सेकेंड। देखो, कल मैंने प्रश्न लिखवाया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का परिचय दीजिए, यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रारंभ कैसे हुआ। अब इस प्रश्न को जिसको चाहिए, समझ रहे हैं, उसको मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा और वैसे भी इसको ले सकते हैं। जैसे ये है, अच्छा यहां से क्यूआर बनने नहीं दे रहा, मैं क्यूआर जनरेट करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको ऐप पे या ग्रुप में डाल दिया करूंगा, टेलीग्राम में, या वैसे मुफ्त पीडीएफ में भी मैं ऐप पे उपलब्ध करवा दूंगा, पीडीएफ फ्री रहेगी। ठीक है, पेड बैच की जब आएगी तो पेड बैच के लिए उन वीडियो के साथ अटैच करवाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे वो क्यूआर वाला नहीं बन रहा है, नहीं तो मैं अभी दे देता। मैं डेली शाम को, मैं याद करवाइएगा, मैं क्यूआर तुरंत दूंगा, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। आपको बस स्कैन करना रहेगा गूगल लेंस से और वो आपको मिल जाएगा। चलिए, आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़े थे, काल विभाजन भी पाठ्यक्रम में है। ठीक है, काल विभाजन भी पाठ्यक्रम में है, तो और ना भी पाठ्यक्रम में है तो हिस्सा तो है इतिहास लेखन का। तो हम आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन स्पष्ट कीजिए, या फिर हिंदी साहित्य के काल विभाजन का विवेचन कीजिए। एक ये प्रश्न रहेगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको क्या करना है कि दोनों तरफ आपके लाइन खींची होनी चाहिए, नहीं तो लिखने में आपको दिक्कत होगी। ऐसे, और एक चीज, जिनको जिनके पास नहीं है, मानिए कॉपी इस तरह से जिसपे यूपीपीएससी लिखा हो, या तो उनको दो है कि मैं बहुत जल्द आज या कल में समय मिलेगा तो मैं एक पेज भेज दूंगा, उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं, तो उसको कई ठीक करवा के लिखिएगा। या फिर जिनके पास पटरी तो होगी ना, इस तरफ पटरी लगाइए खींचिए, और इस तरफ पटरी लगाइए खींचिए, और ऊपर एक मारिए। जैसे बस एक तरफ अगर रूलदार कॉपी ले रहे हैं, सादी, वैसे मेरी एक सलाह है, सादी कॉपी पे लिखिएगा, रूलदार पे मत लिखिएगा। यानी इस तरह जैसे लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक, कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि आपके लेखन शैली में जब इस तरह से आप लिखेंगे तो लाइन इधर जाएगी उधर जाएगी, क्योंकि आयोग की कॉपी ऐसे होती है। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन के दौरान और बाद में, तो एक बात ये था कि हम लोगों को सादी कॉपी मिलती थी। हम जो हाई स्कूल इंटर्न पढ़ के आए थे, हम लोग लाइन वाले कॉपी में लिखते थे, सादी कॉपी। उसका कारण ये था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जो है प्रोड्यूसर माना जाता है, पीसीएस वगैरह का प्रोड्यूसर एक समय माना जाता था। तो वो क्या करते थे कि सादी का, चूंकि लोक सेवा आयोग ने सादी कॉपी में लिखवाता था, तो इन लोगों के यहाँ भी एग्जाम में हमेशा सादी कॉपी मिलती थी, इस तरह से। मतलब उसमें रूल नहीं रहते थे, लाइनें नहीं खींची रहती थी। और लोक सेवा आयोग में अगर आप इस तरह से सादी कॉपी में अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर आपका नंबर अपने आप कट जाएगा। क्योंकि जब आप लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसे नीचे चाहता चला जाएगा। ठीक, ऐसे लिखेंगे आप, लेकिन जबकि ऐसा लिखना नहीं रहेगा। ठीक है ना। चलिए, और मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, टूल्स हैं। चाहे तो हम ऐसे खींच भी सकते हैं, इधर से भी और उधर से भी। इसमें पटरी होती है डिजिटल बोर्ड में। ठीक, आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं। तो इस बीच में हम लोग प्रश्न लिखेंगे।
आज प्रश्न लिखेंगे हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के काल विभाजन, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को स्पष्ट कीजिए। अरे इसको एक बात और जान लीजिए, हम स्पष्ट लिखवा रहे हैं और ये 200 शब्दों में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एलटी में 200 शब्द में पूछा जाएगा, जीडीसी में भी 200 शब्द में पूछा जाएगा। केवल जीआईसी में 5 प्रश्न ऐसा है जो जो है 250 में पूछा जाएगा, 5 200 में पूछा जाएगा, बाकी 10 में अलग और अतिलघु रहेगा। ठीक, तो इस तरह से नहीं, 250, 125 और 50 इस तरह से रहेगा तो जीआईसी में। लेकिन हम एलटी जीडीसी में 200, तो 200 रहेगा तो आप 50 शब्द तो अपने आप बढ़ा लेंगे, उसमें मुझे क्षमताओं में आपके संदेह नहीं है, बस मुझे आपकी क्षमता बढ़ा के ले जानी है 200 तक। ठीक, अब हिंदी साहित्य के काल विभाजन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, अब मैं पहले आपकी चर्चा करूंगा तभी तो आप समझेंगे काल विभाजन क्या है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में चीजें क्या है कि पहला हम सबसे पहले चले जाएंगे कि हिंदी साहित्य काल विभाजन आपको, जैसे आप रटे होंगे काल विभाजन, पहला प्रयास फला ने किया, मिश्र बंधु ने किया, ग्रियर्सन ने किया, तो आपको याद आएगा कि हाँ ग्रियर्सन ने किया, क्योंकि उससे पहले शिव सिंह सरोज में और इस्तवार दाला लेतुर एंदुई हिंदुस्तानी में कोई भी इस तरह का व्यवहार नहीं मिलता है। दोनों वर्णक्रम के वर्णाक्षर के आधार पे हैं, वर्णक्रम के आधार पे। इसमें पहला काल विभाजन का प्रयास किसमें किया गया बताइए? तो पहला काल विभाजन का प्रयास गारसा दत्तासी के इतिहास में किया गया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो इतिहास ग्रंथ है, ग्रियर्सन ने 11 भागों में 11 अध्याय किए, और 11 अध्याय किसके प्रतीक थे? काल के, यानी उसमें 11 काल के क्या। तो आपको भी पता है कि 11 काल वो किसी भी तरह से प्रवृत्ति के सूचक नहीं हो सकते, 11 प्रवृत्तियां तो नहीं बदली थी ना। तो उसके बाद फिर मिश्र बंधु आए, उन्होंने 8 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा। जो है प्रारंभिक काल, जिसमें पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल, फिर मध्यकाल आया, मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल, प्रौढ़ मध्यकाल। ठीक, इसी तरह से मध्यकाल का भी भाग इन्होंने किया, रीतिकाल, अलंकृत काल, ऐसे बढ़ते हुए 8 भागों में इन्होंने हिंदी साहित्य के विभाग को किया। काल विभाजन समझना है। इसके बाद जो सबसे प्रमाणित काल विभाजन किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो अब चूंकि अब हमें एक बात दिमाग लगानी है क्या लिखते समय, कि जो काल विभाजन है उसको हमेशा केंद्र में शुक्ल जी को रखना है। किसको रखना है? शुक्ल जी को। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि सबसे सुदृढ़ काल विभाजन किसने किया? शुक्ल जी ने किया। और अगर हम शुक्ल जी को केंद्र में रखेंगे तो हम ये करेंगे कि शुक्ल जी के आसपास प्रारंभ को लेकर चर्चा कर लेंगे, बीच के कुछ ग्रंथों की चर्चा कर लेंगे, प्रमाणित ग्रंथ की चर्चा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम शुक्ल जी के केंद्र के आसपास बने रहेंगे, प्रमाणिक बातें भी कह लेंगे कि प्रमाणित काल विभाजन का प्रयास किसने किया। लेकिन यदि हम ये गिनाने में चल गए कि इन्होंने ये किया, जैसे ग्रियर्सन ने 11 में किया, इन्होंने क्या नाम मिश्र बंधु ने 8 में किया, शुक्ल ने 4 में किया, इसी तरह अगर हम बढ़ते चले आए, नगेंद्र ने जो है 4 में किया, तो हम ना गिना नहीं पाएंगे और प्रश्न जो है बहुत एकांगी होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस बात का हमें ध्यान देना है। चलो, तो आइए सभी लोग जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं उनसे भी कम से कम वीडियो ही शेयर कर दीजिए कि आप भी देख सकते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं। अगर उनको लगे कि हाँ यहाँ हम अच्छे सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न तो हम आके लिख के घोट के चले भी जाएंगे, हमें क्या है, लेकिन आपको सीखें
कि हमारा लिखाया प्रश्न ना आए तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस प्रश्न को बहुत बेहतर लिख पाएं, ऐसी स्थितियों के लिए हमसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। ऐसा हम अपने मुंह अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे हैं, लेकिन मेरे बड़ाई के चक्कर मत आइएगा। आपको पसंद आए तो जरूर जुड़िए और साझा जरूर कीजिए। चलिए आइए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमें काल विभाजन को केंद्र में रखना है, तो अब दो तरीके से भूमिका लिख सकते हैं। एक ये कि हम काल विभाजन को ही आवश्यकताओं को स्पष्ट करें, और या तो हम ये बताएं कि हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित काल विभाजन किसने किया है। तो अगर हम काल विभाजन को बताने में आएंगे तो हो सकता है उसमें चीजें प्रमाणित कम रह जाएं। लेकिन यदि हम शुक्ल जी से शुरू कर दें कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रमाणित काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किया, जो सबसे प्रमाणित काल विभाजन माना जाता है। ठीक, तो आइए उत्तर लेखन का प्रारंभ यहीं से करते हैं। ठीक, अच्छा, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो ठीक है कि 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रयास पहले नहीं हुआ, बीच से चर्चा की, तो उनकी भी चर्चा कहीं ना कहीं हम लोगों को करनी है। लेकिन पहले हम भूमिका निपटाते हैं शुक्ल जी के आधार पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम विवेचन में किस तरह से जो है ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधु ने प्रयास किया। उसके बाद हम शुक्ल जी को भी व्यवस्थित कर सकते हैं, और या फिर चाहें तो शुक्ल जी को ही निपटा दें, शुक्ल जी पर ही चीजों को उनको विश्लेषित कर दें कि आदिकाल को इस तरह से व्यवस्थित किया। भक्त, देखो, एक प्रश्न लिखने के कई ढंग हैं, बस इंपॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी बात को किस शैली में बहुत प्रौढ़ ढंग से रख पाते हैं। समझ रहे हैं? यही है उत्तर लेखन की कला, और कुछ नहीं। आपने देखा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा, बहुत प्रमाणित, बहुत अच्छी, और उसके बाद केवल चैप्टर चैप्टर में आज तक हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई स्वतंत्र पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं लिख पाए हिंदी साहित्य का। कभी उद्भव और विकास, कभी जो है आदिकाल, ठीक इस तरह से मध्यकालीन बोध का स्वरूप, बहुत अच्छी किताब है, मेरे लाइब्रेरी में लगी है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप आप पढ़ेंगे ना, आप आनंदित हो जाएंगे। समझ रहे? तो वो उससे बिल्कुल अलग है, लेकिन है तो साहित्य का इतिहास ही। तो आप जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से आनंदित होते हैं। तो वही बात है कि आपको आपकी किसी बात को प्रौढ़ रूप से रखने की शैली आपके उत्तर लेखन को उत्कृष्ट बनाती है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। तो आइए, हिंदी साहित्य का काल विभाजन हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक रूप से आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रामाणिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। आगे देखिएगा, अब देखिए मैं कैसे प्रोफेसर के दिमाग से उसको जागृत करके अपनी तरफ आकृष्ट करने वाली बात लिखने जा रहा हूं। कैसे प्रोफेसर जो कॉपी परीक्षक जांचेगा वो आपकी बात से कैसे एग्री करेगा। देखिए, आपने बता दिया कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रामाणिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, ठीक। अब आगे लिखिए कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन हिंदी साहित्य का काल विभाजन
हिंदी साहित्य का काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों, साहित्यिक प्रवृत्तियों, साहित्यिक साहित्यिक प्रवृत्तियों, सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना और काव्य के और काव्य के क्रमिक काव्य के क्रमिक विकास को समझने का आगे मैं लिखूं, इसको लिख रहे हैं क्या आप लोग? हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रामाणिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी साहित्य का काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों, सामाजिक चेतना और काव्य के क्रमिक विकास को समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है। एक व्यवस्थित प्रयास है जिसमें आचार्य शुक्ल सर्वाधिक सफल जिसमें आचार्य शुक्ल सर्वाधिक सफल रहे। ठीक, जिसमें आचार्य शुक्ल सर्वाधिक सफल रहे। अब हम लोगों की भूमिका लगभग कंप्लीट है। ठीक, लिख लीजिए इसको। तो अब हम लोगों की भूमिका लगभग कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करना है? अब करना यह है कि अब विवेचन का काम शुरू करना है। ठीक है, किसका काम शुरू करना है? विवेचन का। अब आइए आगे विवेचन शुरू करते हैं। लिखिएगा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन ग्रियर्सन से प्रारंभ होता है जिसमें अव्यवस्थित काल विभाजन था। अव्यवस्थित काल विभाजन था। इसके पश्चात कुछ सफल प्रयास मिस्र बंधुओं ने किया। हिंदी साहित्य का काल विभाजन ग्रियर्सन से प्रारंभ होता है जिसमें अव्यवस्थित काल विभाजन था। इसके पश्चात कुछ सफल प्रयास मिस्र बंधुओं ने किया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन
सर्वमान्य व प्रमाणिक रूप से उपस्थित हुआ। सर्वमान्य व प्रमाणिक रूप से उपस्थित हुआ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के क्या हम लोग विभाजन पढ़ रहे हैं ना, काल विभाजन। ठीक, तो आचार्य शुक्ल के ने हिंदी साहित्य को व्यवस्थित करते हुए तथा एक उक्ति में लिखवा दूं। एक इनके बारे में मैंने सोचा था लिखने के, दिखवाने के लिए मैं आपको व्यवस्थित करते हुए तथा चित्त, अभी इसको पूरा कर देते लिखवाते हैं। चित्त वृत्तियों की चित्त वृत्तियों को परखते हुए प्रस्तुत किया। ठीक, चित्त वृत्तियों को परखते हुए प्रस्तुत किया, लिख लीजिए इसको। हिंदी साहित्य का काल विभाजन गियर्सन से प्रारंभ होता है, जिसमें अव्यवस्थित काल विभाजन था। इसके पश्चात कुछ सफल प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सर्वमान्य व प्रामाणिक रूप से उपस्थित हुआ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य को व्यवस्थित करते हुए तथा चित्त वृत्तियों को परखते हुए प्रस्तुत किया। यहां हिंदी साहित्य के काल विभाजन को छूट गया। ठीक, काल विभाजन को व्यवस्थित करते हुए तथा चित्त वृत्तियों को परखते हुए प्रस्तुत किया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर ऐसे लिखेंगे लगातार आप, तो जैसे कोई चीज छूट रही है तो उसको जब रिवीजन करेंगे समझेंगे तो आपसे नहीं छूटेगा। तो हिंदी साहित्य, ठीक है। अब आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, लिखिएगा, आगे लिखिएगा। ये इसको पैराग्राफ यहीं चाहिए तो खत्म कर दीजिए, आगे लिखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आचार्य शुक्ल काल विभाजन करते समय लिखते हैं, काल विभाजन करते समय लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का प्रत्येक देश का साहित्य में याद था, लेकिन हमने कहा कहीं छूट ना जाए। प्रत्येक देश का साहित्य जनता वहां की जनता का वहां की जनता वहां के जनता की
वहां के जनता की संचित वहां की जनता की संचित ओहो जनता की चित्त वृत्ति का संचित जनता की चित्त वृत्ति का चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तब यह निश्चित है होता है ठीक होता है तब यह निश्चित है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ तब यह निश्चित है कि जनता की जनता की चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता परिवर्तन होता परिवर्तन होता चला चित्तवृत्ति के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ठीक है। आदि से अंत तक आदि से अंत तक आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना साहित्य परंपरा साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक। हिंदी साहित्य का या साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य नहीं है। ठीक है। साहित्य का इतिहास है। अब देखो, ये तो साहित्य के इतिहास की बात हो गई। अब चूंकि साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को लिखना है तो दो स्थितियां थी, हम चाहते तो इसको लिखते और चाहते तो इसके आगे को लिख लेते। ठीक। दोनों स्थितियां हैं। तो आप जब साहित्य इतिहास को स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर किन चित्त वृत्तियों का उपयोग किया करा गया है, किन सामंजस्य को दिखाना, तो इस परिस्थितियों में मैंने लिखवाया है। अगर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे तो कुछ तो लिखना पड़ेगा 200 शब्दों में, तो उसको विश्लेषित करने के लिए फिर आपको विश्लेषित करना पड़ेगा। दो स्थितियां बनेगी। हर प्रश्न की शैली को मैं स्पष्ट करूंगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ दें तो फिर क्या लिखेंगे, फिर आप लिख सकते हैं कि जो है इसके बाद वाला। रुके, मैं इसको पूरा करवा देता हूं फिर बताता हूं। आगे देखिएगा। जनता की
चित्त वित्त बहुत कुछ, जनता की चित्त वित्त, जनता की चित्त वित्त बहुत कुछ, जनता की चित्त वित्त बहुत कुछ, राजनीतिक पहले आता है। राजनीतिक, ये चार शब्द याद कर लीजिए हिंदी साहित्य की परिभाषा में। राजनीतिक, सामाजिक, अभी यूजीसी नेट में एक साल पूछा गया था, हमें लगता है 23 के दिसंबर वाले में या 24 में पूछा था किसी में, 23 दिसंबर में हमें लग रहा। राजनीतिक सामाजिक चार शब्द दे दिया था, उसमें से एक नहीं था। ठीक, राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक, साम ठीक, सांप्रदायिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है, तथा धार्मिक परिस्थितियों तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार। कैसे? धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार। मेरे सर का फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो सर। मैं जिनके अंडर में पीएचडी कर रहा हूँ, उन्हीं सर की कॉल थी, तो इसीलिए उठाना पड़ गया। चलिए, जनता की चित्त वित्त बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक एवं सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। ठीक है, अनुसार। दिल्ली बुला रहे हैं, 28 को हम लोग का अवार्ड है, तो उसी के संदर्भ में पीएचडी अवार्ड होगी 28 को। तो धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। ठीक है, ये लिखिएगा, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। ठीक है, आगे लिखिएगा इसमें, अतः, अतः करण स्वरूप इन परिस्थितियों की, रुक जाओ, इसमें कुछ काट देता हूं मैं, चाहे तो आप पुस्तक में हाईलाइट, मैं तो पुस्तक में पढ़ाते समय हाईलाइट वैसे भी करवा दिया हूं। एक बात याद रखना, जिनको मेंस पढ़ना है ना, शुक्ल जी की किताब मैं पढ़वा रहा हूं, पढ़ लीजिए। आप भी जिंदगी में एहसान मानेंगे आशुतोष त्रिपाठी का, सच बता रहा हूं। हर परीक्षा में गंभीरता से जिनको पढ़ना है, मैं आपको कितनी प्रशंसा करूं शुक्ल जी के किताब की। ठीक है, चुपचाप पढ़ लीजिए, और बिना इसके होगा भी नहीं। और बाकी जिसको और किताबें नगेंद्र बच्चन वो पढ़नी, वो ग्रुप में मैं उसको समेकित करवा रहा हूँ, सब एक जगह मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूंगा। अलग अलग ऐसे ऐप का चार्ज अलग अलग लग रहा है, मैं बोल, अभी मैंने आज बात की है पॉलिस उनका, इसको एक जगह करके इसको व्यवस्थित कर दिए, न्यूनतम रखिए, है ना।
धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। तो शुक्ल जी को जरूर पढ़िए, और मैं इसी मेंस के लिए लेके आ रहा हूं, तब भी आप ना पढ़ें कभी कभी ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि शेयर कर दीजिए वीडियो वगैरह को, कि जब भगवान पता नहीं किसको कहाँ किस परिस्थिति में फंसा हो पहुंच जाए उस तक। नहीं तो हम कभी कभी ना, हम लोग पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, मैं आपको बात बताता हूं, कोई शुक्ल जी को बता दे पढ़ा दे, कोई हम नेट वगैरह की तैयारी करते थे तो कोई बता दे, समझ में आ जाए, किसी तरह समझ में आ जाए, इस तरह से उसके वाक्य की संरचना है। कोई हाईलाइट मुख्य मुख्य बता दे। हम लोग पहले सीनियर को पकड़ते, सर हाईलाइट बता दीजिए कौन कौन सा मुख्य है। बाप रे बाप, कौन सा प्रश्न आएगा ग्रेजुएशन वगैरह में, डी कुमार और जो महत्वपूर्ण चीजें किताबें होती थी लेकर सीनियर के पास, सर कौन कौन सा हाईलाइट कर दीजिए, कौन कौन सा आने की संभावना है। जैसे पेपर वही बनाए, आप खुद सोचो किस तरह से आदमी मार्गदर्शन ढूंढता है, और जब मिल रहा हो ना ले कोई। आज इस कोचिंग युग में ना हर चीज पड़ोसी मिलनी पसंद है लोगों को। प्रश्न लिख दिया जाए उसको उतार लें, अरे भाई फैक्ट थोड़ी है रट लोगे आप, गारंटी थोड़ी वही प्रश्न आएगा। अब लेकिन एक चीज और है, जैसे रचना पूछी गई 1934 में सिंदूर की होली प्रकाशित हुई, तो 1934 में प्रकाशित, उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन नामकरण के संबंधित चीजें बदल दी जा सकती हैं। अभी नामकरण मैंने पूछा कि हिंदी साहित्य के नामकरण या काल विभाजन को स्पष्ट कीजिए। हो सकता है काल विभाजन पद्धति अगला प्रश्न लगा दे, उसके सामने एक शब्द और जोड़ दे, काल विभाजन पद्धति को। समझ रहे हैं? विकास क्रम के आधार पर, महत्वपूर्ण पुरुषों के आधार पर, महत्वपूर्ण पुरुष यानी कर्ता के आधार पर, तो पद्धति को आप दूसरे हिसाब से करेंगे। समझ रहे हैं? तो इन्हीं चीज का विकास, मैं आपकी लेखन शैली का विकास करना चाहता हूं, चाहे जो आवे सब में तैयार रहो। और ऐसे जब आपको एक एक लाइन एक एक प्रश्न, मैं तो क्या मुझे क्या है, बढ़िया सुंदर पीडीएफ छपवा के, टाइपिस्ट ही है, छपवा के लाऊं, बढ़िया पढ़ा दूं आपके लिए। पहले दिन मैंने यही सोचा एक क्लास में, फिर मैंने उसको डिलीट करवाया, उनका ना ये वाला काम नहीं, मैं लिख के पढ़ाऊंगा, समझा के पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे संतुष्टि होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो फीस देंगे कहते नहीं, मैंने, मेरी तो फेवरेट पंक्ति है, मैंने रट रखा है, जीवन में किसी को पालन करना है। कहे कौन सी पंक्ति है? उत्तर रामचरित मानस में कलयुग प्रसंग में एक पंक्ति आती है, मैंने चर्चा भी की, पता नहीं की कभी। हरई शिष्य धन शोक न हरई। जो शिष्य के धन को हरते हैं, लेते हैं, और शोक उनके कष्ट को दूर नहीं करते, रौ रौ नरक भोग अवतरी, और रौ रौ नरक भोगते हैं। हे प्रभु, पता नहीं किस कष्ट और उसकी समस्या हम इस माया रूप में झेल रहे हैं, और मेरे मान का नहीं है। तो इसीलिए इन प्रश्न को आगे लिखिए, ठीक है? लिखिए आगे। अब इसको यहीं क्लोज कर दीजिए, ठीक? अब आगे इसको लिखिएगा। आगे अगले पेज पे चलते हैं। आचार्य शुक्ल काल विभाजन करते हुए समय लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, ठीक है, इन्हीं चित्त वृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना साहित्य का इतिहास है। और जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। ठीक है? अब जब इनके अनुसार होती है तो आगे लिखिएगा, अगले पेज पे लिखवाते हैं। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन में जो स्वरूप उपरोक्त परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया, उपरोक्त परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया, परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन
का जो स्वरूप उपरोक्त परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट किया वह निम्नलिखित है। वह निम्नलिखित है। अब क्या है निम्नलिखित, लिखिएगा। अब उन्होंने, आपको भी पता है कि काल विभाजन कितने किया, 4, आदिकाल, वीरगाथा काल। 1050 से 1375 संवत, पहला है ये। दूसरा मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। इसका समय 1375 से 1700 विक्रमी संवत। जो संवत ऊपर लिखा वो भी सब यही है। तीसरा उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ठीक, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और चौथा लिखिएगा आधुनिक काल, आधुनिक काल, और इसको गद्य काल कहा है शुक्ल जी ने। देखो ये जो बीच में है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि गद्य काल, उसे शुक्ल जी ने कहा है। मतलब ये शुक्ल जी ने कहा, और ये चीजें जो प्रचलित थी, जैसे पहले काल को आदिकाल शुक्ल जी ने बार बार अभिहित किया, यानी आदिकाल का मतलब पहला काल, प्रारंभिक काल। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, आधुनिक काल के नाम से भी परिचित था। तो इसलिए शुक्ल जी ने इन कालों को क्या किया, और व्यवस्थित करते हुए गद्य काल कहा, यानी दोहरा नामकरण करने की कोशिश की। एक पंक्ति इसको भी अभी अभी कंक्लूड में लिखवा देते हैं। तो 1900 से अब तक, या नहीं 1900 से 1984 तक, 1900 से 1984 तक। अब देखिएगा, अब इसको हम ना कंक्लूड करेंगे नीचे। अतः लिखिएगा नीचे, या चाहे तो अगले पेज पे लिख देते हैं। चलिए आइए अगले पेज पे लिख। अतः आचार्य शुक्ल ने कालों का दोहरा नामकरण करते हुए, दोहरा नामकरण करते हुए, अतः आचार्य शुक्ल ने कालों का दोहरा नामकरण करते हुए सबसे व्यवस्थित व प्रामाणिक काल विभाजन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किया प्रस्तुत किया जो जो इनके बाद के हिंदी साहित्य, जो इनके बाद के हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के लिए, इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण व आधार ग्रंथ, संदर्भ नहीं आधार, संदर्भ ग्रंथ और आधार ग्रंथ में फर्क होता है, आज आपको बता देते हैं। आधार ग्रंथ वे हैं जो जिन पे आधारित होती है कोई रचना, या
कोई आपका शोध कार्य। और संदर्भ ग्रंथ क्या होता है कि अपनी बात को पुष्ट करने के लिए किसी ग्रंथ में कोई किसी का मत खोज लाए। तो जब आप अपनी बात को पुष्ट करने के लिए किसी का मत खोज लाते हैं तो वो है संदर्भ ग्रंथ जहां से लाए। लेकिन जिसके आधार पर, जिस पर बेस्ड है, जिस पर आपका रचना लिखी जा रही है, जिस विषय वस्तु को केंद्र बनाकर, उनमें एक दो चार किताबें आधार होती हैं। ठीक, तो उन आधार ग्रंथ को हम, जिस पे आधारित होती है उसे आधार ग्रंथ, तो जहां से कोई मत खोज के लाते हैं उसे संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। तो महत्वपूर्ण व आधार ग्रंथ बना। ठीक है, बस ये आपका एक प्रश्न हो गया। अब देखो, हाँ, जिनको चाहिए, ये देखो मैं कह रहा था ना कि पीडीएफ के लिए, कि मैं आपको पीडीएफ इसका दे देता हूं। देखो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई? हम्म। हाँ, ये देखिए, ये ग्रंथ जो अब इसमें से आप जो, जैसे आप इसको ना, अब मैं एक कर रहा हूं ये, अब ये जो अभी लेकिन जो लाइव देख रहे हैं उन्हीं को मिलेगा, ये बाद के लिए हट जाता है। तो अभी ये आपका एक क्यूआर आएगा। अब गूगल लेंस से आप जैसे ये क्यूआर की फोटो खींचेंगे गूगल लेंस से, तैसे ये नोट्स आपके मोबाइल में उपलब्ध हो जाएगा। उसको आप सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, जो मर्जी वो कर लीजिए। राइटिंग गंदी है, इतना है। तो इस मैटर को आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं, लेकिन जो लाइव होंगे वही देख पाएंगे। ठीक है, आज इतना ही। और हाँ, आप चैनल पर विजिट करते रहिए। प्रतिदिन 3 बजे लाइव कक्षा ये होगी, लेकिन ये 10 कक्षाओं तक ही लाइव होगी। पब्लिक क्लास उसके बाद बंद कर दी जाएंगी और बैच बैच के अंदर कक्षाएं चलेंगी। अभी बेसिक जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने है। आज ये दूसरा प्रश्न था। हम इतिहास ग्रंथ को एक दो क्वेश्चन और है महत्वपूर्ण जिसको लेंगे, साथ में हम चीजों को समझाते चलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको हिंदी काल विभाजन तो पढ़ाया, लेकिन साथ में पद्धति के बारे में भी पढ़ाया। आप लोग जिनको इसको डाउनलोड करना कर लीजिएगा। तो पद्धति के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया। तो इसी तरह और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में हम बताते चलेंगे, कैसे लिखना है ये भी बताते चलेंगे। और एक बात आप होमवर्क में रखिएगा, जैसे कोई प्रश्न उससे रिलेटेड हम बताएं तो उसको आप लिख लीजिएगा। जैसे आज हम काल विभाजन तो पढ़ाए, काल पद्धति के बारे में मैंने बताया, तो ये आप चाहें तो एक काल पद्धति के संदर्भ में एक प्रश्न आप अपना लिख सकते हैं। फिलहाल कोई कमेंट हो हम एक देख लेते हैं, उसके बाद आज की कक्षाएं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। और चलिए, आप सभी का धन्यवाद जो लोग जुड़े थे। ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है नहीं, तो इतना ही। फिर मिलते हैं कल 3 बजे। कल तो शनिवार है, कल क्लास नहीं रहेगी। सैटरडे संडे में क्लास नहीं लूंगा। उसके बाद मैं क्लास लूंगा सोमवार को। सोमवार को नई बैच और एक रेडी शेड्यूल कर रहे हैं हम। 7 बजे वाली क्लास मेरी चली गई है मेरे हाथ से समय, तो मैं नई शेड्यूल आपको, आप नीचे ऐप भी है, चीज़ों को जुड़ने के लिए ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर लिंक कर दीजिए, जिससे मैं कोई सूचना दूं तो आप जरूर पा जाएं। ठीक है, चाहे मेंस से संबंधित हो या परीक्षा से संबंधित हो, किसी परिणाम से संबंधित हो, हर रूप में आप जुड़िए। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो। फिर मिलते हैं हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।